दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी के लिए आज सूचना सहायक परीक्षा विशेष जो है सीरीज आपके लिए शुरू की थी। उसके अंतर्गत हम जो है टोटल 12 प्रश्न पत्रों को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 13वां और 14वां जो है प्रश्न पत्र डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत एसएससी के और जो प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हुए हैं उसके अंदर कंप्यूटर के जो एमएस वर्ड और फंडामेंटल के जो प्रश्न आए हुए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं में से ज्यादातर प्रश्न आपको जो है आपके एग्जाम आईए के एग्जाम के अंतर्गत और ये हमारे जैसे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि आप सभी के लिए एमएस वर्ड 2010 में एक छोटा अनुकूल योग्य टूल बार कस्टमाइज टूल बार होता है, जो प्राय उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अनडू और रीडू आदि को प्रदर्शित करता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उसे क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको ऊपर टाइटल बार के पास में उपस्थित हुआ नजर आता है। दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित व्यंजक का आउटपुट क्या होगा। यहां पर ये आपके पास जो क्वेरी लिखी हुई है इसका आउटपुट क्या होगा। 9 डिवाइड उसके बाद में यहाँ पर 6 है और यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस 3 माइनस 1 यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ पर इसका आउटपुट पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत क्या होगा। अगर हम यहाँ पर बोर्ड मास नियम के अंतर्गत अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें यहाँ पर 9 डिवाइड जो 6 दे रखा है, तो यहाँ पर आपका इसका आउटपुट रहेगा 1.5। अब 1.5 को अगर हम 4 टाइम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, इसका 6 आगे 6। अब 6 को इसके साथ अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो 6 और 3 यहाँ पर कितने हो गए, टोटल 9 हो गए। ठीक है, यहाँ पर मैं 3 करता हूँ तो ये हो गए 9 और 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आउटपुट आपका आ जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड 2010 में सेल्स को क्या करने का अर्थ है कि आसन सेल यानी सेल्स को उसके बाद एकल सेल यानी सिंगल सेल के रूप में माना जाता है, भले ही वह एकल सेल के रूप में नहीं हो। तो ये चीज आपको पता होगा, मर्ज एंड सेंटर आप जब करते हैं तो मर्जिंग होने के बाद क्या होता है कि भले ही आपके पास यहाँ पर मल्टीपल सेल्स थे इसमें, लेकिन आपने जब इसको एक बना दिया है तो यहाँ पर ये जो सेल होगा वो सिंगल सेल कहलाएगा। और इसका स्टार्टिंग जो होगा वो यहाँ पर आपका जो स्टार्टिंग कॉलम नंबर था और स्टार्टिंग जो रो नंबर था वहां सही माना जाएगा। चौथा प्रश्न, एमएस एक्सेल 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट स्टाइल उपलब्ध नहीं होती है। तो देखो, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक ये तीनों होती है, लेकिन सुपर बोल्ड कोई भी ऐसी जो है फॉन्ट स्टाइल उपलब्ध नहीं होती है। अगला पांचवा प्रश्न देखिए, सेल के संबंध में गलत विकल्प इसमें से क्या है। ठीक है, सेल के बारे में यहाँ पर इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो देखो, सेल में फॉर्मेटिंग विशेषताएं होती है जो अक्षरें, अक्षर, संख्याओं और तिथियों के प्रदर्शित होने के तरीको बदल देती है। बिल्कुल सही है ये भी। आपके द्वारा स्प्रेडशीट में प्रविष्ट की गई कोई भी जानकारी एक सेल में संग्रहित की जाएगी। बिल्कुल सही है। अगला, सेल में टेक्स्ट हो सकता है या अक्षर, अंक, संख्या वो भी हो सकते हैं, तो ये भी सही है। चौथा, सेल में टेक्स्ट हो सकता है जैसे अक्षर, संख्याएं, लेकिन तिथि नहीं, तो ये चीज गलत है, क्योंकि आप अगर नाउ फंक्शन यूज करते तो आपको पता वहां पर डेट आती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। छठवां प्रश्न आप सभी के लिए, इज द इंटर कंपनी कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो यहां पर इसका उत्तर होगा यहाँ पर ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अब यहां पर जल्दी से सभी ईडीपी की फुल फॉर्म बताएं, क्योंकि ये परीक्षा के अंदर आ चुकी है। ईडीपी का फुल फॉर्म लिखें सभी के सभी। यहां पर तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज आ गया, ईडीपी का मतलब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, ईडीपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। सातवां प्रश्न आप सभी के लिए, एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प आपके टेक्स्ट को मार्जिन के बीच समान रूप से वितरित करेगा। तो समान रूप से आपको पता होगा जस्टिफाई करता है, सेंटर तो बीच में लेके आता है, लेफ्ट जो होता है वो आपके लेफ्ट साइड में रखता है, राइट जो होता है राइट रखता है, और जस्टिफाई जो होता है वो आपके समान रूप से बीच में वो उसको एडजस्ट कर देता है। आठवां प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस नहीं है। एफटीपी बिल्कुल है, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब और ईमेल। तो यहाँ पर इंटरनेट से प्रोवाइड जो की जाती है वो सर्विसेज, इसके अंतर्गत यहाँ पर इथरनेट नहीं है, बाकी सब यहाँ पर दी जाती है। तो जल्दी से जितने भी कैंडिडेट अभी देख रहे हैं, एफटीपी का फुल फॉर्म बताएं। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, लिखिए सभी के सभी। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर है। 9वां, ईमेल का फील्ड उस ईमेल के प्राप्तकर्ता को इंगित करता है। मैंने लास्ट वाले पेपर के अंदर भी आपको बोला था कि इस टाइप के सवाल आते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर भी सेकंड टाइम ये वापस रिपीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आता है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है किसके द्वारा भेजा गया है, और टू यानी किसको भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर ये फील्ड उस ईमेल पता जो ईमेल कौन प्राप्त करेगा तो उसको यहाँ पर इंगित करता है। और फ्रॉम के अंदर क्या लिखेंगे, या जो उसको भेज रहा है।
अगला 10वां प्रश्न है, इन एमएस एक्सेल 2010 is a table of grouped value that aggregates the individual items of a more extensive table within one or more discrete categories। तो यहाँ पर इसके अंदर होगा पाइवॉट टेबल, ठीक है। डिस्क्रीट कैटेगरी की जब भी बात आती है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका ट्रिक है, यहाँ पर पाइवॉट टेबल ही जिसका आउटपुट माना जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पर पहला पेपर डिस्कस कर लिया है, जिसके अंतर्गत जो सवाल आए थे। अब हम नेक्स्ट पेपर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उससे पहले जितने भी साथी चल रहे हैं लाइव, वे सभी कमेंट बॉक्स के अंदर बता दें कि यहाँ पर आपके लिए जो भी ये सीरीज चलाई जा रही है आपको कैसी लग रही है और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी जरूर लिख दीजिएगा। चलिए सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर का पहला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुका है। एमएस एक्सेल 2010 में किसका उपयोग डेटा को बार और लाइनों के रूप में दिखाने के लिए किया जाता है? इस चीज को मैं ऑलरेडी प्रैक्टिकल के अंदर भी आपको समझा चुका हूं। तो एमएस एक्सेल 2010 में डेटा को बार और लाइंस के रूप में बताने का काम कौन करता है? चार्ट करता है। कौन करता है भाई? चार्ट जो है वो करता है। दूसरा प्रश्न, एमएस एक्सेल 2010 में रोज की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो रो की आपको पता, रो के अंदर होते हैं नंबर और कॉलम के अंदर होते हैं अल्फाबेट्स। तो रो के अंदर नंबर देखो 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर आपके कॉलम होते हैं 16,384। कितने? 16,384। और कॉलम की लाइन की बात की जाए, ये रो, ठीक है, ये तो है कॉलम आपके। तो रो जो होता है वो होता है यहाँ पर 10,48,576, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2010 में पहले से कॉन्फ़िगर एक वाटरमार्क नहीं है? ठीक है, तो पहले से मतलब इसके अंदर कॉन्फ़िगर आपको करके रखा जाता है। तो कॉन्फिडेंशियल होता है बिल्कुल, डू नॉट कॉपी इसके अंदर नहीं होता है। कॉन्फिडेंशियल वाटरमार्क होता है ग्रे हॉरिजॉन्टल के साथ, डू नॉट कॉपी यहाँ पर वाटरमार्क जो है आपका ध्यान रखिएगा ग्रे डायगोनल टेक्स्ट के साथ आता है, ठीक है, वर्टिकल टेक्स्ट के साथ नहीं आता है। अगला चौथा प्रश्न, एमएस एक्सेल 2010 में किसका उपयोग तब किया जाता है जब आप सेल रेफरेंस को विशिष्ट सेल पर फिक्स करना चाहते हैं? एमएस एक्सेल 2010 में किसका उपयोग तब किया जाता है जब आप सेल को किसी विशिष्ट सेल पर रेफरेंस फिक्स करना चाहते हैं? तो इसका उत्तर होगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। किसका? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ध्यान रखिएगा। एफ और इसका की ध्यान रखिएगा। ईमेल एप्लीकेशन में कौन सा एक ऐसा फोल्डर होता है जो आगमन संदेशों को स्वीकार करता है? यानी जो संदेश आ रहे हैं इनकमिंग, उसको एक्सेप्ट कौन करता है? तो यहां पर बताया जाता है इनबॉक्स के अंदर। छठवां प्रश्न रखने से पहले एक बार सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से आप सभी एक बार आगे शेयर कर दें। जितने भी कैंडिडेट अभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप अपने पास जो भी ग्रुप आपके पास जुड़े हुए तो उस तक आप इसको पहुंचाएं, क्योंकि हम इस चैनल पर आप सभी के सहयोग से जो है 50 के एक डिजिटल सब्सक्राइबर फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। तो आशा है कि आप सभी इसको जरूर सपोर्ट करेंगे वीडियो के बाद। छठवां प्रश्न, एमएस एक्सेल 2010 में कौन सा फंक्शन यह गणना करता है कि लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट में कितनी वैल्यू है? तो लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट में कितनी वैल्यू है ये आपको कौन बताता है? यहाँ पर आपके काउंट ए, ध्यान रखिएगा। ए का अर्थ होता है अल्फाबेट्स, ये जितने भी होते हैं वो काउंट कर लेता है उसके अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, वेब ब्राउजर में कौन सा कमांड वर्तमान पेज से अगले पेज पर जाने में सहायता प्रदान करता है? अगर वेब ब्राउजर की बात की जाए तो कौन सा कमांड जो होता है वो वर्तमान पेज से अगला पेज, अभी जिस वर्तमान पेज में अगले पेज में जाना है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? फॉरवर्ड का यूज करना पड़ता है। बैक तो पिछले की ओर जाएगा, प्रीवियस के अंदर। 8वां सवाल है, एक प्रकार का द्वेषी सॉफ्टवेयर या मालवेयर होता है जो कंप्यूटर के बीच फैलता है और डेटा एवं सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार के जो प्रोग्राम को क्या कहा जाता है भाई? वायरस कहा जाता है। इसको ठीक करने के वाला प्रोग्राम कौन सा होता है? एंटीवायरस। ध्यान रखिए, वायरस को पहचानने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है भाई? सिग्नेचर टेक्निक। ध्यान रखिएगा, कौन सी? सिग्नेचर टेक्निक। और एक आपको इसको पहचानने के लिए मेथड जो है वो है वीडीएफ, वायरस डेफिनेशन फाइल। 9वां प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर आपके एमएस वर्ड 2010 में टेक्स्ट को बाईं और अलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो बाईं और अगर आपको अलाइन करना है तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे भाई? Ctrl+L का, ठीक है, लेफ्ट साइड में। और राइट में करने के लिए Ctrl+R, ठीक है। सेंटर के लिए Ctrl+E, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 10वां प्रश्न लास्ट आपके लिए, एमएस एक्सेल 2010 की वर्कशीट में रो और कॉलम की संख्या कितनी होनी चाहिए? मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर भी बताया था 10,48,576 होती है रो और 16,384 कॉलम होते हैं। तो ये था आपके लिए आज का वीडियो। अगर आपको ये दोनों प्रश्न पत्रों के सवाल अच्छे लगे हैं तो इसको प्लीज आगे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम एक और नए प्रश्न पत्र के वीडियोस के साथ। धन्यवाद।